कांग्रेस नेता राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। हिंसा के बीच राहुल गांधी आज हिंसा पीड़ितों से मिल रहे हैं। वहीं जानकारी के मुताबिक राहुल गांधी राज्यपाल से मुलाकात कर सकते हैं। बीते कुछ दिनों से शांत दिख रहे मणिपुर में गुरुवार को अचानक हिंसा की आग दोबारा लग गई। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को उन्हें रोकने और तितर बितर करने के लिए कई राउंड आंसू गैस गोले दागने पड़े। उग्र भीड़ को हटाने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हालांकि इसके बाद राहुल गांधी ने राहत शिविरों का दौरा किया और पीड़ितों से बात भी की। राहुल गांधी के मणिपुर दौरे का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी आज सुबह मोइरांग पहुंचे। यहां उन्होंने मैतेई समाज के कैंप का दौरा किया। इसके बाद राहुल गांधी इम्फाल वापस लौट गए। वहीं पिछले 24 घंटों में हिंसा की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई है। हिंसा को शांत कराने के लिए सरकार लगातार कोशिश कर रही है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही मणिपुर में हालात सामान्य होंगे। I understand that a tragedy has taken place in Manipur and I have come to Manipur to listen to what has happened, to understand what is happening and to try and bring back peace in Manipur. मणिपुर हिंसा भड़कने के बाद सरकार शांति बहाली के लिए लगातार कोशिश में जुटी हुई है। जी मीडिया इस वक्त मणिपुर में ही मौजूद है। आपको दिखाते हैं हमारी संवाददाता शिवांगी ठाकुर की एक रिपोर्ट। मणिपुर में हिंसा की आग अभी भी नहीं थमी और लगातार मणिपुर सुलग रहा है। तस्वीरें इस वक्त हम आपको मणिपुर की राजधानी इम्फाल की दिखा रहे हैं और जिस सड़क को इस वक्त आप देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये सड़क इस वक्त बहुत सामान्य है, लेकिन ये वही सड़क है जहां कल देर रात तक सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प चलती रही। तस्वीरें हमने आपको जी मीडिया पर दिखाई कि कैसे टीयर गैस के गोले छोड़े गए और लगातार प्रदर्शनकारियों को यहां से हटाने की कोशिश की जाती रही सुरक्षा बलों द्वारा, लेकिन देर रात तक ये झड़प चलती रही। एक और तस्वीर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरफ ये कैमरा इस वक्त पैन हो रहा है, आपको बता दें यहीं पर इम्फाल में बीजेपी का दफ्तर है और प्रदर्शनकारी वहां तक जाना चाहते थे, उस दफ्तर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन सुरक्षा बलों ने समय रहते और भारी संख्या में यहां पर सुरक्षा बलों की तैनाती की गई। इसी बीच आपको बता दें कि आज राहुल गांधी का दूसरे दिन का दौरा है। पहले दिन के दौरे में आपने देखा कि किस तरह से जमकर हंगामा हुआ। उसके बाद राहुल गांधी सड़क मार्ग से तो नहीं, लेकिन बाय एयर ज़रूर पहुंचे चूड़ाचांदपुर और चूड़ाचांदपुर पहुंचने के बाद राहुल गांधी कल उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। आज एक बार फिर से राहुल गांधी मोइरांग पहुंच चुके हैं। मोइरांग वो इलाका चूड़ाचांदपुर का जहाँ मैतेई समुदाय के जो लोग हैं वो रहते हैं और आज भी मुलाकातों का दौर यहां पर जारी रहेगा। राहुल गांधी यहां पर दौरे पर हैं। इसी बीच लगातार मणिपुर सुलग रहा है। प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में लगातार झड़प हो रही है। सवाल यही कि आखिर मणिपुर में जो आग जल रही है वो कब थमेगी और यहां शांति कब बहाल होगी। इम्फाल से कैमरा पर्सन राजेश के साथ शिवांगी ठाकुर, जी मीडिया। दिल्ली यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में आज पीएम मोदी शामिल हुए। पीएम मोदी ने इस दौरान छात्रों से संवाद किया। पीएम मोदी ने कहा कि भारत के विज्ञान ने दुनिया को दिशा दी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के 100 साल पूरे होने पर शताब्दी समारोह में पीएम मोदी पहुंचे। यूनिवर्सिटी में पीएम मोदी का स्वागत सरस्वती वंदना के साथ किया गया। इस दौरान पीएम मोदी ने छात्रों से संवाद किया। ड्यू ने एक ऐसे समय में अपने 100 वर्ष पूरे किए हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर अमृत महोत्सव मना रहा है। कोई भी देश हो, उसकी यूनिवर्सिटीज, उसके शिक्षण संस्थान उसकी उपलब्धियों का सच्चा प्रतिबिंब होते हैं। यूनिवर्सिटी तक पीएम मोदी मेट्रो में सफर करके पहुंचे। पीएम ने मेट्रो में बाकी लोगों की तरह कार्ड पंच करके एंट्री की और अपना मेट्रो का सफर शुरू किया। प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर गरीबों के आशियाने बनाए गए हैं। सीएम योगी ने इन्हीं फ्लैट्स की चाबी गरीबों को सौंपी। सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने गरीबों के लिए बने आवास की चाबियां उनके मालिकों को सौंपी। ये सरकारी आवास प्रयागराज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बना है।
प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 76 फ्लैट्स का निर्माण कराया है। सितंबर 2020 में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से 15,000 स्क्वायर फीट जमीन मुक्त कराई गई थी और इसी जमीन पर 4 मंजिला टावर में 76 फ्लैट्स बनाए गए हैं। फ्लैट्स को पाने के लिए 6,030 लोगों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। इनमें 1,600 आवेदन करने वाले पात्र मिले थे। इनमें से लॉटरी सिस्टम के जरिए लोगों को चुना गया और आज उन्हें घर की चाबियां सौंपी गई और इन सभी 76 फ्लैट्स को भगवा रंग में रंगा गया है। योगी सरकार पिछले कुछ सालों से लगातार माफियाओं पर शिकंजा कस रही है और इसी के तहत प्रयागराज में अतीक ने जिन जमीनों पर कब्जा किया था उन्हें कब्जा मुक्त कराकर जनता के आवास अस्पताल बनाए जा रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के अवैध साम्राज्य पर योगी सरकार ने एक्शन की तैयारी कर ली है। अब योगी सरकार अतीक की 3 अरब 45 करोड़ 47 लाख की संपत्ति को कुर्क करेगी। उमेश पाल हत्याकांड के बाद से माफिया अतीक अहमद पर प्रशासन का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश सरकार माफिया अतीक के अवैध साम्राज्य पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर रही है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की गई अतीक अहमद की 3 अरब 45 करोड़ 47 लाख की संपत्ति को योगी सरकार जब्त करेगी। सरकार ये कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत धारा 16 व 17 के तहत करेगी। दरअसल राज्य सरकार ने अतीक के परिवार से कुर्क की गई संपत्तियों का ब्यौरा मांगा था, लेकिन अतीक का परिवार तय समय में संपत्तियों को अर्जित करने का सोर्स सरकार को नहीं दे पाया, जिसके बाद अब पुलिस और प्रशासन कुर्क की हुई संपत्तियों को जब्त करने की तैयारियों में जुट गया है। जब्त होने वाली संपत्तियां करैली, चकिया, कसारी मसारी, झूसी, पूरा मुफ्ती, झलवा, कौशाम्बी और लखनऊ में है और संपत्तियां जब्त होने के बाद सरकार के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज हो जाएंगी। सरकार के इस एक्शन पर बीजेपी ने एसपी और बीएसपी पर निशाना साधा है। बीजेपी ने कहा कि एसपी और बीएसपी सरकारों में माफिया जमीनों पर कब्जा करते थे, लेकिन राज्य में बीजेपी की सरकार आने के बाद से क्रांतिकारी बदलाव हुए हैं। देश में यूसीसी लागू करने पर मंथन तेज हो गया है। कानून और न्याय पर बनी संसदीय स्थायी समिति ने 3 जुलाई को बैठक बुलाई है। समिति यूसीसी पर हितधारकों के विचार सुनेगी। लॉ कमीशन को भी न्योता दिया गया। सांसद सुशील मोदी अध्यक्षता करेंगे। भोपाल में अपना बूथ सबसे मजबूत कार्यक्रम में पीएम मोदी के यूसीसी पर दिए गए बयान के बाद से पूरे देश में यूसीसी को लेकर चर्चा हो रही है। वहीं यूसीसी को लेकर 3 जुलाई को संसदीय कमेटी की बैठक होनी है। ये बैठक लॉ कमीशन ने बुलाई है। इस बैठक में राय मांगी जाएगी। इस कमेटी की अध्यक्षता बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील मोदी करेंगे। कमेटी में 31 सांसद और कमेटी के सभी मेंबर्स शामिल होंगे और सभी से यूसीसी पर उनकी राय मांगी जाएगी और उन पर विचार किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक मोदी सरकार मॉनसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का प्रस्ताव पेश कर सकती है। मॉनसून सत्र जुलाई में बुलाया जाएगा और इसको लेकर अंतिम फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन पार्लियामेंट्री अफेयर्स की बैठक में होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल केंद्र सरकार की ओर से संसदीय स्थायी समिति को भेजा जा सकता है, जो इस पर तमाम हितधारकों से उनके विचार मांगेगी। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए तेजी से कदम बढ़ रहे हैं। विशेषज्ञ समिति ने ड्राफ्ट बनाने का काम पूरा कर लिया है। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का खाका लगभग तैयार है। अब बारी है तो इसे लागू करने की। उत्तराखंड में समान नागरिकता संहिता लागू करने हेतु गठित विशेषज्ञ समिति आज दोपहर 1:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उत्तराखंड सदन में होगी। इस कमेटी ने यूसीसी को ज्यादा प्रभावी बनाने के लिए बाहर के देशों के कानूनों की भी समीक्षा की है। माना जा रहा है कि इस ड्राफ्ट पर रिपोर्ट आ जा सकती है। यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए सरकार ने एक्सपर्ट की एक कमेटी बनाई थी। रिटायर्ड जज रंजन प्रसाद देसाई को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विधानसभा चुनाव के दौरान कहा था कि उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करेंगे और चुनाव जीतने के बाद ही इस पर कमेटी बना दी गई थी। अगर ये कानून लागू होता है तो उत्तराखंड यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन जाएगा। यूसीसी को लेकर बीजेपी और विपक्षी दल एक दूसरे के सामने हैं। उत्तराखंड के सीएम धामी और कांग्रेस नेता मनीष तिवारी की बातों को सुनवाते हैं। निश्चित रूप से चूंकि देवभूमि उत्तराखंड को ये दायित्व मिला कि हम यूनिफॉर्म सिविल को लागू करें, उसके लिए कमेटी बनाएं
और सबसे बड़ी बात है कि भारत की धारा संविधान की धारा 44 उसमें प्रावधान है कि एक समान कानून सब जगह होना चाहिए। और इसके लिए हमने उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने इस आम चुनाव में विधानसभा में हमने उनके सामने ये प्रस्ताव उत्तराखंड की जनता के सामने रखा। उत्तराखंड की देवतुल्य जनता ने उस पर अपना बहुमत दिया, अपना समर्थन दिया और उन्होंने कहा कि नहीं, हमको सेवा का मौका देकर यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू करने की दिशा में, उनको बनाने की दिशा में उन्होंने ही हमारा मार्ग प्रशस्त किया है। इसलिए यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान में जिन बातों का प्रावधान किया, धारा 44 में जिसका उल्लेख किया है, वो लागू करने के लिए उत्तराखंड राज्य को अवसर मिल रहा है। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं तो उस आनंद मैरिज एक्ट का क्या औचित्य होगा? इसी तरह से हिंदू धर्म में ही अलग अलग पद्धतियां हैं जिसके तहत विवाह होते हैं, जिसके तहत इनहेरिटेंस और बाकी चीज़ों को मुकर्रर किया जाता है। और भारत के कानून में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो सही, जो स्पेशल मैरिज एक्ट है। जी न्यूज़।